Good. अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ ओवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। याद रखिए, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स और सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। ये जरूरी है भाई, ये सबको याद दिलाना। बिल्कुल, ठीक है भाई मौसम भाई, ये याद दिलाना हमारा सबसे पहला काम है, हमारा फर्ज है। फराइज़ अव्वल में शामिल है, अवलीन फराइज़ में शामिल है। फराइज़ मनसबी क्या होते हैं? फराइज़ मनसबी, सॉरी, बिल्कुल ये दो अलग अलग है, फराइज़ मनसबी और अवलीन फरीज़ा। ये है। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम का आगाज करते हुए कुछ जुगतों से। अवैस रिलैक्स। क्या हो गया? रिलैक्स प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स या रिलैक्स दोनों का बेस्ट। देखिए, आपने जुगत की बात की, मेरे जहन में जो कल परसों से चल रहा था, मैंने कहा फौरन फेंको मौका है। गुड है, अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। यार मौसम भाई, ये लाहौर में भी जुगतों वाला जो है वो सारा सिलसिला होता है, फैसलाबाद में तो काफी होता है। आपको भी पढ़ी होंगी जुगतें या नहीं? हाँ, ये तो पंजाबियों का जो है ना समझने की मशगल है। जुगत के बगैर जो है ना बात ही मुकम्मल नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। तो कल मैं, क्योंकि आपको पता है इल्मी और अदबी शख्सियत हूँ मैं, बिल्कुल किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं, तो मैं कल जुगते सुन रहा था कल। अच्छा, इल्मी और अदबी होने से मैंने कहा यार जुगते सुनी जाए। जुगतों तक का सफर। जुगत भी अदबी हो सकती है वैसे। आर्ट फॉर्म है वो। मुझे ये लगता है कि जुगत जो है वो एक आर्ट फॉर्म है, और उस आर्ट फॉर्म के अंदर क्या क्या मजेदार लतीफ पहलू होते हैं उसमें, कि आप सुनते हैं और बेख्तियार हंसते हैं। हाँ। कितने क्रिएटिव लोग होते हैं ये, और हाजिर जवाबी उनकी टाइमिंग। हाजिर जवाबी सिर्फ ये है कि हमने जुगत को मनफी रंग दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, तो आप बात करें बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, आप किसी के बारे में यूं कहिए कि उसकी बेइज्जती एक अलग लेवल की होती है। मजाक उड़ाना, जुगत मजाक करना और मजाक उड़ाना, ये फर्क है ना, दोनों। ये फर्क है बिल्कुल। वो कहता है, वो जुगत लगाने वाला वो कहता है भाई शिफा गई रेस्टोरेंट, अच्छा ठीक है, उसने होटल में खाना खाया, खाने का बिल आया, तो शिफा कहती है इसकी आखिरी तारीख कब है? यार अब सोचे कि कितनी फन मजेदार और बड़े निकाली। हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं भाई शिफा ने KFC फोन किया, KFC वाले ने कहा हेलो, शिफा ने कहा चिकन है, उसने कहा हाँ है, शिफा कहती है बात कराओ। यार अच्छा, आप पाकिस्तान के जो हालात हाजरा हैं उसके मुताबिक आज आपने शुरू किया काम जुगते हो रही है हमारे मुल्क में भी। यस, जो मजाक चल रहा है। हाँ, चले बस फिर हम मजाक पर बात करेंगे, मजाक पर सीरियसली बात करेंगे हम। हाँ। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स, सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। चलिए जी, खबरों की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। बताइए जी, क्या हाल है? खबरें जो आपने कहा कि हम जो है ना सीरियस बात करेंगे, तो वो संजीदा ये है कि जो काफी कोई मजाक नहीं है, संजीदा हो जाए, मुंह बनाए, सीरियस मुंह बनाए पहले, सीरियस मुंह बनाए। हाँ, तो खबर ये है जी कि बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया कि शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम होंगे मुल्क के अगले, और सदर पाकिस्तान होंगे माशाल्लाह। तो ये बाकायदा तमाम जो लोग हैं इकट्ठे हुए बैठे, उन्होंने ये फैसला कर दिया, जो कि एक गू की सूरत हाल थी, एक मकमसा था। ये मरी में जाके फैसला, मरी में बड़ा कुछ होता है भाई। बिल्कुल, ये सारे फैसले मरी में होते हैं। उधर सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा एनहांस हो जाती है लोगों की। बिलावल भुट्टो का क्या सिलसिला है, वो कहाँ पर फिट हुए? अच्छा, ये वो अपनी बात पे कायम रहे हैं कि वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन जो अहम जगह हैं, जैसे कि जो आईनी ओहदे हैं, मतलब वो आईनी ओहदा जैसे चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, वो पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। सही है। डेप्यूटी चेयरमैन का ओहदा जो है वो रहेगा मुस्लिम लीग नून के पास। ऐसे ही स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग के पास रहेगा, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। ऐसे ही जो है ओहदों की बंदरबांट की गई है। गवर्नरशिप जो आईनी ओहदे हैं वो पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध में होगा मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, ऐसे ही बलूचिस्तान में MK मांग रही है, लेकिन एमके वालों ने कहा हमें भी तो दो, हम भी तो हैं। इसको क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ। वो ये कहा गया है कि बाकी जितनी भी जमातें हैं जिनको साथ मिला रही है नून लीग, वो नून लीग अपने कोटे से उनको देगी। और पीपल्स पार्टी का कोटा नहीं पूरा होगा। सिंध की गवर्नरशिप का कोटा नून लीग के पास है, तो वो उनको दे देंगे। हो सकता है कि वो उनको दे सकें। सही है। और ये केपी वगैरह में क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान केपी में जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नरशिप होगी, ओके, और बलूचिस्तान में गवर्नरशिप होगी
नून लीग की, और बलूचिस्तान में दोनों ये मिल के मखलूत हुकूमत बनाएंगे। ये अभी तक के जो बड़े बड़े आई थिंक ये सारे ही फैसले हैं। सही है। तो ये एक मिनट नहीं, ये पटारी समझने के उससे खुली है और सारे जो फैसले हैं वो सामने आ गए हैं। अच्छा, और बताएं। और इसमें बस यही जो सारे फैसले हुए हैं। और कोई ओहदा और बाकी कौन सा रह गया? मैं क्या बनूंगी ये भाई इनको कुछ बनाए। अच्छा, अब इन्होंने वहां से शुरू कर दिया मजाक। हमने कहा था सीरियस बात, मजाक नहीं कर रही। मेरे माँ बाप भी हैं दो अदद, वो भी चाहते हैं अपनी औलाद को कामयाब देखना। सारे माँ बाप की कर चुकी हैं आप। देखें आप एक सर नहीं वजीर, अच्छा, ये जो जरा दूसरे कागज तक जाए, हो सकता है कोई हिस्सा हो उसमें। वो आपको नून लीग के पास कोटा है, वो आपको उनसे राब्ता करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। से राब्ता करके कुछ जरदारी साहब सिर्फ लेने के माहिर हैं, वो देंगे कुछ वैसे ही कम है। वो अगले से दिलवाएंगे ना। अच्छा, वो अगले से दिलवाए, वो गेम में अलग लेवल है उनका। नहीं देखें, वो बॉल जो है ना उन्होंने कोर्ट में डाल दिया कि आपके पास जो भी कोटा है, आपके जितने भी इत्तेहादी होंगे आप उनसे बात कर लें, आप नहीं नवाज दें हमारी तरफ। वो मैंने जैसे पहले अर्ज की कि वो लेने के कायल हैं, वो देते कुछ नहीं है। तो एक और नाम भी है, मेरा तो चलो नहीं है फिलहाल, उसका कुछ करते हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब वो तो देखें, वो तो लड़के बैठ गए हैं, वो कैसे गलत बात है। उनकी वो नहीं है, उनकी सीटें वीटें बहुत ही बस फजलुर रहमान चाहते तो शायद वो हिस्सा बन जाए। असल में देखें, वो एक ही सीट के उम्मीदवार थे, वो उन्हें नहीं मिली तो वो लड़ पड़े। इस दफा कश्मीर अफेयर्स का एडवाइजर होगा, वजीर नहीं होगा। करेंगे, देखें एडवाइजर ऐसे पीएम वगैरह होगा। आप पुराने दोस्त होते हैं, आपने बड़ी तहरीकें साथ चलाई होती हैं, बड़े मामलात आपने साथ किए होते हैं, तो आप कहते हैं यार आजा यार हम लोग खेल रहे हैं, तू भी आजा। ये तो हलचल जो है वो मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि हो सकता है जब वो हर तरफ से मायूस हो जाएं तो फिर कहें चलो कुछ लेने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। क्योंकि अभी तो देखें, अभी तो वो लड़के बैठ गए ना, अभी तो वो बल्कि कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलें। लेकिन उनके तो मामला थोड़े से गरम नहीं हो गए थे, जरा मतलब गर्मजोशी वाले हो गए थे दोबारा। नहीं, वो जिस डगर पे वो चले हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि जैसे इलेक्शन रिग्ड हैं, तो एक तरफ वो पार्टी है जो कह रही है कि हमने मैंडेट हासिल किया है, हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ये दोनों पार्टीज जो हैं, और एक तरफ ये पार्टी, बल्कि उनके तो राह रस्म जो हैं वो ज़्यादा कुर्बतें बड़ी हैं पीटीआई की तरफ। फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं वो उस तरफ जो है ना थोड़ी सी, लेकिन फजलुर रहमान साहब तो गुस्सा हो गए थे, वो कहते हैं आप मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। यस, वो देखिए ये पॉलिटिक्स है। अब उन्होंने मुझसे पहले सवाल हुआ कि फजलुर रहमान क्या फैसला करने वाले हैं, तो मैंने तब भी ये बात की थी कि आई डोंट थिंक सो कि वो गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। देखिए डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं पॉलिटिक्स के, अब आप वो पुरानी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, और इस दफा जो हुआ है, अब तो आप अगर करेंगे पुरानी पॉलिटिक्स तो आपकी पॉलिटिक्स दफन हो जाएगी। कल इसी बात से लिंक करूंगी मैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही मुरझाई हुई थी, जिस तरह मुझे इस वक्त दुख हो रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा गया। मतलब ठीक है, वो भी मेरे माँ बाप भी डिजर्व करते हैं कि उनकी औलाद के बारे में कोई कहे कि शिफा यूसुफजई जो है वो, मतलब लेकिन बॉडी लैंग्वेज आई डिसएग्री कि आप घर बैठे देखें, ये तवक्को नहीं कर सकते। आपको इलेक्शन लड़ना होगा या फिर आप किसी पार्टी से एसोसिएट। छोड़ दें बस, आप देने वालों ने दे देना होता है। इस मुल्क में हमने ऐसे वजीर आजम भी देखे हैं जो मुल्क के बाहर से आए हैं, पासपोर्ट पकड़ाया गया, और जैसे ही खत्म हुए प्रीमियरशिप खत्म होती है तो वैसे ही बाहर भी फौरी अगले ही दिन। लेकिन वो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रात वाली के लगाए, उसमें बड़ी ही अफसरदा, या तो अफसरदा थे या फिर थकावट ज्यादा थी। कौन अफसरदा थे? सारे। अच्छा, जो बैठे हुए थे, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी, ऐसा लग रहा था। हालांकि देखिए आप गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, उनको पता है ना आगे क्या लग रहा था, आगे क्या जा रहा है। मुझे तो लग रहा था कि जैसे ये फैसले भी वो खुद नहीं बेचारे करके आए, पता नहीं, जैसे आपने कहा ऐसे जा रहा था कि अच्छे वाले हंसते मुस्कुराते हुए, कोई मुस्कुरा नहीं रहा। आप आजम नजीर तारड़ साहब को देखें, कायरा साहब, इसहाक डार साहब, तो चलो बिलावल साहब, दिल में खुश, बिलावल साहब, और इवन जरदारी साहब जो सदर मुमलिकत बनने लगे हैं, वो भी बिल्कुल खास है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन वो भी आज परेशान है। तो देखें ये सीरियस मैटर है, दरअसल आप जो है ना मजाक ना करें, ये सीरियस मैटर है। अगर आसिफ जरदारी सीरियस बैठे हुए ना तो आप भी सीरियस रहें। हाँ बिल्कुल सीरियस हैं, और या तो अफसरदा है, या दे नो व्हाट्स कमिंग, या तो घबराए हुए हैं, या फिर थके हुए हैं। वो कितना सीरियस है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, पीटीआई वालों ने मुतालबा कर दिया है कि जी आप इस्तीफा दे दें, जेआई वालों ने मुतालबा कर दिया है कि आप इस्तीफा दे दें, और उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे देना है, और सब हंसी खुशी रहने लगी पाकिस्तान में। देखें यहाँ तो बहुत कुछ हो जाए ना, बहुत कुछ हो जाए। हाँ। ये तो एक सादा सा इलेक्शन है ना, कि ठीक है पाकिस्तान में एक सादा सी बात है, बिल्कुल। यहाँ तो बहुत कुछ हो जाए तो फिर भी कोई भी इस्तीफा नहीं देता। रिजाइन कभी आपने करते देखा है? कभी किसी को? अभी देखा है जहांगीर तरीन साहब, परवेज खटक साहब, इन्होंने तो क्या अपने ग्रेसफुली अपनी पार्टी को उन्होंने कहा नहीं भाई मैं वो ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा देखें बारो बार तो यही है। देखें वो क्या उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था, मतलब क्या कर सकते हैं वो। चलो खैर आगे बढ़ते आगे बताएं क्या हो रहा है। और
आगे अच्छी कोई खबरें सुनाए, कोई अच्छी खबरों पे आए दिल में महसूस हो। खुशी की खबर ये है जी कि जो पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, ये एक ऐसा काम है कि जिससे हम सारे लोग ही चंद लम्हों के लिए खुश जरूर हो जाते हैं, एंजॉय हो जाते हैं। हम लोग कल 1 घंटा हम सड़क पे फंसे रहे हैं भाई। अच्छा, पहले समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे तस्वीर भी लगा दी, ट्विटर तो बंद था। आप भी जदीद दौर के बंदे हैं, आप रूट देखें ना, आपको पता होना चाहिए कि आप जो है ना इस टाइम कहाँ पे क्या चल रहा है। नहीं पता था ना, बल्कि नाज़रीन के लिए भी है कि आजकल जो भी लाहौरिये हैं जो आसपास रहते हैं, कज़ाफी के आसपास रहते हैं, जो इस रूट पे जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस टाइम में हमें ट्रैवल नहीं करना। अगर ट्रैवल पहुंच जाता मैं अपने होटल, गाड़ी में पहुंचने में घंटा लगा है। सही बात है। चलो खैर, मैच का बताएं भाई। मैच हुआ जी, मुल्तान सुल्तान और मैच था, बड़ा जबरदस्त कल मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था। लेकिन मैं तो समझ रहा था कि आराम से इस मैच को जो है वो अच्छा ये होता है, लो स्कोरिंग मैच हमेशा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। 95% ऐसा होता है कि लो स्कोरिंग मैच नहीं यार, अक्सर तो वन साइडेड मैच हो जाते हैं। देखिए 140-44 क्या टारगेट है, कोई ये बिल्कुल मामूली सा। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज की कि लो स्कोरिंग मैच का बल्कि मजा ही आता है। आपने बल्कि हमने ऐसे भी मैचेस देखे हैं 120 करके भी, और 120 करने वाली टीम जीत जाती है। वो कल जो है, हालांकि उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि कभी भी मुल्तान सुल्तान कभी भी मैच से पीछे नहीं हटी थी, लेकिन आखिरी ओवर तक फिर भी चला गया यार। यस, वो चूंकि उनकी कंटिन्यूअसली विकेट्स गिर रही थी। और जो सबसे अच्छी बात मैं ये जरूर करना चाहूंगा, शादाब खान जो अपनी लाइन और लेंथ भूले हुए थे, बहुत पुरानी, उनको वो हाफ ट्रैकर कभी फेंक रहे हैं, कभी वो फुल टॉस फेंक रहे हैं। इवन उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन इन दोनों मैचेस में उन्होंने ऐसा महसूस हुआ है कि उन्होंने काफी काम किया संजीदगी के साथ। जैसे हमने संजीदा उन्होंने संजीदगी के साथ, और उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, वो बॉल जो जहां पे फेंकनी होती है, एक देखें लेग स्पिनर के लिए सबसे अहम तरीन चीज क्या है कि उसका ठप्पा कहाँ जा रहा है। हाँ, तो आप अगर हाफ ट्रैकर मारेंगे, आप अगर फुल टॉस देंगे और हर ओवर में 3-4 देंगे, तो फिर लेकिन वो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो हो सकता है, लेकिन एक चीज पीएसएल का लेवल और वर्ल्ड कप का लेवल जो है ना 1000 गुना फर्क है उसके अंदर। वो तो बड़ा ये तो देखें उसका कंपटीशन डोमेस्टिक लेवल की एक लीग होना। लेकिन इसका देखें, पीएसएल को आप इजी ना लें। ये वो बात हो गई कि अभी पीडीएम वाले जो हैं ये आपस में खेलेंगे, ठीक है, इधर उधर आपस में, इधर उधर, ये होगा इनका पीएसएल। वर्ल्ड कप क्या होगा, जब दुनिया से बात हो रही होगी, उधर का वजीर आजम, इधर का वजीर आजम, वो जो फोरम्स में खड़े होते हैं ना, फिर आप ढूंढते हैं भाई हमारा वजीर आजम कहाँ खड़ा हुआ है, पिछली लाइन में, अगली लाइन में मोदी कहाँ है, वगैरह वगैरह। ये वो दुनिया के जो है ना बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी आए होते हैं जो कि हमारे यंग टैलेंट को एक्सपोजर मिलता है, वो थोड़ा सा एक जो है ना हमारे कॉन्फिडेंस भी बाहर जाते हैं तो वो फिर एक अलग लेवल हो जाता है। वो तो देखें, वो ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे 4 अगर पेसर्स है ना, तो 2 आपको ना थोड़े से, जिसे पंजाबी कहते हैं, माठे मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ माठे लेकिन वहां पे इंटरनेशनली 4 के 4 पेसर्स आपको तगड़े मिलेंगे, तो ये चीज आपके पास क्वेश्चन नहीं होता। आगे आज मैच है जी, आज 2 मैचेस है जी। हाँ जी, आज पेशावर जीतेगा, ठीक है, सही बोला शिफा ने। और दूसरे मैच में मुल्तान लाहौर, कौन जीतेगा? मैं तो लाहौर कलंदर्स कहूंगा, लेकिन ऑन पेपर अगर इस पे ऑन पेपर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान टीम तगड़ी है। लाहौर कलंदर्स की इस दफा टीम ऑन पेपर बात कैसे करते हैं? ऑन पेपर जो मुझे तो अच्छा ये ऑन चौधरी याद आ गया। तो मुल्तान सुल्तान की साइड जो है ना बैलेंस लग रही है, लेकिन एक बड़ा गलत वाकया हुआ। हाँ, शर्म के मारे हम तो क्या कर रहे हैं नाजरीन, आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वीडियो दिखाएं जरा, पहले वीडियो दिखाएं। बड़ा दुख हुआ वैसे। सना जावेद, कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया, वो कल जब स्टेडियम में थी तो उनके साथ क्या हुआ? खातून जब अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में गई हैं तो लोगों ने क्या आवाजें लगाई? सानिया मिर्जा। यार शोएब मलिक साहब की शादी हुई है उनसे, और आप सना जावेद को किस लिए ट्रोल कर रहे हैं? कौन सी लॉजिक है ये, कौन सी मंतक है? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार? मतलब आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पीएसएल मैचेस में क्या हो रहा है, हम अपने खिलाड़ियों के साथ भी क्या कर रहे हैं और हम अपने एक्टर्स के साथ भी क्या कर रहे हैं। हमारे लिए सानिया मिर्जा भी काबिले एहतराम, हमारे लिए सना जावेद भी काबिले एहतराम, दोनों खवातीन काबिले एहतराम, हमारे लिए शोएब मलिक भी काबिले एहतराम। हमारा एक मसला बहुत बड़ा पता है क्या है, वो प्रीवीसी का ख्याल नहीं रखा जाता किसी की भी। हम हर चीज के अंदर घुसना चाहते हैं, और ये मैं समझता हूँ अखलाकी दिवालियापन की इंतहा होती है कि आप किसी भी खातून को, अब देखिए वो एक मैरिड कपल हैं,
और इसकी खबर क्या होगी बाहर की दुनिया में, इसकी खबर क्या होगी कि पाकिस्तानी जो भी लोग हैं वो ये शायकीन ने अपने फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री के सितारा सना जावेद को जो है वो आवाजें कसी और उनको निशाना बनाया। अच्छा, हरासमेंट, बेसिकली ये हरासमेंट भी है, सीधी हरासमेंट है। और ये अगर इंटरनेशनल हेडलाइन में देखेंगे तो पीएस मतलब सना जावेद पाकिस्तानी एक्ट्रेस वाज ट्रोल्ड बाय पाकिस्तानीज एट पीएसएल। अच्छा, तो ये क्या मैसेज हमारा जा रहा है? तो चलो जो भी है यार, हमें अपनी बेसिक इज्जत वैल्यूज का नहीं पता। नहीं तो ऐसी हेडलाइंस हम परवाह औरों की करते हैं, हम औरों की परवाह करते हैं कि वो सिखाया गया किसी औरत की इज्जत करनी, तो हर करनी है बस। हमारी माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया, हमारे घर में बीवियां बहनें बेटियां नहीं है, नहीं तो हम गाली क्यों देते हैं? हेडलाइनें क्या लगेंगी? अपने अंदर इंसान को झांक के देखना चाहिए। नहीं झांकते ना, वैसे नहीं झांकते लोग। हरकत की लोगों को परवाह इस चीज की होती है कि दूसरा क्या कहेगा, उसकी फिर शर्म खा लेते हैं। अपना तो उनका कोई वैल्यू सिस्टम बचा ही नहीं है कि आपकी बहन बेटी बीवी कहीं जाएगी और उसके ऊपर लोग अगर आवाजें कस रहे हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी और आपकी उस वक्त क्या जो है वो दिल की हालत होगी, कितना आपको गुस्सा आएगा। अच्छा, हम जो सेलिब्रिटीज हैं, मुझे लगता है कि हमने ये हक समझ लिया कि वो सारे के सारे जो है ना उनकी हमारे हैं, और हम जो मर्जी उनसे बात कर, वो उनकी रिलेशनशिप जो हैं वो भी सारे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम कोई भी बात उनके बारे में कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बैरियर है जो हमें उस बैरियर को कायम रखना चाहिए। और वही चीज़ जो आप बात कर रहे हैं, ये घरों से देखें, ये चीज़ बताती है कि हमें अपने मुआशरे की इस्लाह करने की ज़रूरत है। किसी की हमसे हजम नहीं हो रही तो ना हो भाई, तुम अपने घर में रहो, वो अपने घर में खुश रहें, अल्लाह ताला से दुआ करो कि हर एक की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन नहीं, तुम उसको जो है वो ट्रोल करोगे। उन्होंने तो बड़ा अपने आप को वो काबू में रखा। क्या सोचें उस खातून के ज़हन में? मैं वही बात दोहराऊंगा जो भी आपने पहले की कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। हमें इसमें तमीज़ करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें सीखनी होगी कि हम, और दूसरा मजाक की भी लिमिट्स होती हैं। आप हर किसी गुजरते के साथ मजाक नहीं कर सकते। जिसके साथ बहुत अच्छा, मैं आपसे मजाक कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो सीरियस हो गए। चलें, ये इससे पीएसएल से जुड़ी एक और ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मैं नहीं करता भाई। आप देखें, ये भी मैं ये कहूँगा ये भी जरूरी है। अगर अगला आपको इजाजत नहीं दे रहा, खामोश हो जाए। ये भी सीखने की बात है कि अगर आपको जिससे आप मजाक करना चाह रहे हैं, अगले से रिश्ता समझें अपना कि क्या है। और देखें, नहीं यार, मजाक कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ चलो, अच्छा आगे बताएं। शाहनवाज दहानी, आप यस जानते हैं, वो दिखाएं, वीडियो देख लें। शाहनवाज दहानी और उनके साथ हैं जी इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी डेविड वेली। चलिए आपको मैं यूके लेके चलता हूँ। यूके में पाबंदी लग गई है, एक बड़ी अहम पाबंदी है। क्या? ये पाबंदी जो है वो हर जगह होनी चाहिए। यूके में स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लग गई है। स्कूल में होगी अब सिर्फ पढ़ाई, और मोबाइल फ़ोन से उन्होंने अपने बच्चों की जान छुड़ाई। स्कूल में जो बच्चा आएगा वो तालिब इल्म जो होगा, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर उसकी पाबंदी लग गई है। और जो भी स्कूल में एंट्रेंस की जगह होगी उधर जमा करा देंगे, वहाँ पर वो जमा करवा देंगे। अच्छा, ये एक उनकी जो स्टैट सामने आए हैं, ये देखें ज़रा कि 12 साल बहुत छोटी एज है। शायद अब बच्चे ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम जब 12 साल के थे, 12 साल में बड़ा होता है। हम तो बिल्कुल बोंगे ही थे वैसे। यस, बिल्कुल ही बोंगे थे। तो 97% बच्चे जो 12 साल से बड़ी उम्र के, उनके पास मोबाइल फोन्स अपने हैं। यूके में है। एक बहुत ज्यादा रेशो है, 97% बच्चों के पास। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी है। ये बहुत गलत है। नहीं, बच्चे के पास नहीं, 97 नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के पास मोबाइल फोन अपने माँ बाप ने वो सिम के बगैर निकाल के दे दिया। कम होना ही नहीं चाहिए। अपना बच्चे की दस्तरस में ऐसे फोन नहीं होना चाहिए कि वो कहीं भी लेके जा सकता है। उसको कब मिला था? पता नहीं कौन सी। आपको तो अभी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। तो अच्छा, जो इसमें अहम पहलू है ये है कि जिन स्कूल्स में ये तरीकाकार अपनाया गया है, वहाँ पे तालीमी मयार में वाज़े, बच्चों के तालीमी मयार में वाज़े फ़र्क आया। वो तो बिल्कुल आएगा भाई, मोबाइल से दूर रहेंगे, ज़िंदगी बेहतर होगी, फोकस होगा, ये फोकस होगा। मोबाइल छोड़ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो खैर, ये तो हो गई खबरें। खबरों के बाद हमें छोटा सा एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक बड़े यूनिक कपल से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बच्चों की हम बात कर रहे थे, बच्चों का एक कपल है, उससे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मॉर्निंग्स। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, और नॉर्मली होता ही है कि 12-13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल में, होमवर्क में, खिलौनों में, मतलब सारे जो स्पोर्ट्स हैं, जो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें बिजी होते हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर जिसमें बताया ये गया कि भाई बच्चों ने ज़िद की
और माँ बाप ने शादी करा दी। और माँ बाप ने उनकी शादी नहीं करा दी, मंगनी करा दी। पहले तो ये खबर आई कि शादी करा दी। हाँ, ये शादी करा पता चला कि भाई मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। तो ये है जी एक 12-13 साल के बच्चों का एक कपल है जो कि इनके वालिदैन की मर्जी से मंगनी इनकी कराई गई है और 5-6 साल बाद इनकी शादी करवाई जाएगी। यही है मामला। हाँ जी, 18 हो जाएंगे ना तो शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। 17 होगा, 18 होगा, ठीक है। हाँ तो जो है वो 18 में करवाएंगे, वो उनसे पूछ लेंगे एग्जैक्ट क्या उनका प्लान है। तो हमने इनको मधु किया है अपने प्रोग्राम में कि हम जरा इनसे इनके विचार पूछें और जाने कि भाई ये क्या मामला था और अब आगे इनका क्या इरादा है। तो सबसे पहले वो जो ढोल ताशों की आवाज थी वो आप प्रोड्यूसर साहबा लगा दे, मैं इधर तालियां बजाती हूँ। चलिए तालियां बजेंगी जी। लड़की वालों को बुलाएंगे हम। लड़की वाले भी, लड़की जो है माशाल्लाह हमारी जो बच्ची हैं उनका नाम है अलीजे और अलीजे की वालिदा है सदफ साहिबा और इनके वालिद हैं आसिम साहब। प्लीज तशरीफ लाएं जी। आइए जी, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए बैठे। अच्छा जी, लड़की वाले जितनी देर में यहाँ विराजमान होंगे तो हम लड़के वालों को भी बुला लेते हैं। लड़के वालों की तरफ से सबसे अहम तो लड़का है जिसको बुलाना ही है। मोहम्मद कुर्ब उनका नाम है। कुर्ब, कुर्बत से ये माशाल्लाह ये लफ्ज़ निकला है, तो कुर्ब इनका नाम है। और कुर्ब की वालिदा साइमा साहिबा, आप दोनों को भी हम दावत देंगे। प्लीज तशरीफ लाइए, आइए जी। और इनके साथ मेरे ख्याल में इनके भाई हैं शायद, लग तो यही रहा है। बड़े वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज थी तो वो नहीं आ सके। वेरी गुड, आओ जवान, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। अब कहानी कौन सुनाएगा ये बताएं। हाँ। चलो हम पहले कुर्ब से और अलीजा से जो है उनसे ही पूछते हैं। भाई बताएं क्या हुआ? कहानी बताएं और अलीजा कहानी बताएं। बात कुछ ऐसे शुरू हुई है कि हम लोग पबजी खेला करते थे, तो उसमें इसने मुझे ना काफ़ी टाइम से, ये हमारा कज़न है तो इसको काफ़ी टाइम से मैं बहुत अच्छी लगती थी, तो इसने इजहार भी किया था। कज़न है जी, आपस में सचमुच वाले जी, जो सच्ची मुच्ची के कज़न होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कज़न्स हैं तो हम लोग आपस में खेला भी करते थे और फिर हम लोगों ने आगे जाके पबजी खेलना शुरू कर दी। तो वो गेम में इसको काफ़ी मेरी बातें अच्छी लगती थी, हम लोग खेलते थे तो बार बार रिवाइव करने आ जाता था मुझे, तो ये मुझे इसकी बात काफ़ी अच्छी मरने नहीं देगा। वो बंदा ना एकदम से नॉक हो जाता है, बंदा मार देते हैं तो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें। अच्छा। तो उसको रिवाइव कर सकते हैं तो फिर से जिंदा हो जाता है वो। तो ये उस वक्त मुझे करने के लिए आता था। अच्छा। और फिर बाद में इसने पबजी में ही मुझे बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा वैसे अगर तुम्हें इतना ही मुझे पसंद करते हो ना तो रिश्ता लेके आओ मेरे घर। बहुत ही लॉजिकल बात, माशाल्लाह, गुड, क्लियर बात। तो आपने हाँ इसलिए की गई, आपको रिवाइव करता है? नहीं, वैसे भी अच्छा है। अच्छा, वैसे तो अच्छी बात है ना, रिवाइव करने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकती है? पूछ रही हूँ ना, जवाब तो आने दो। अच्छा, ठीक है। आपका नहीं हो रहा, उनका हो रहा है। मैं तो इंस्टॉल कर रहा हूँ पबजी, आप लोग बातें करें भाई। पबजी इंस्टॉल कर लो मैं जरा। अच्छा बताओ भाई कुर्ब, अपना बताओ भाई, ये स्टोरी सही है? जी बिल्कुल सही है। और इन्होंने कहा अगले रिश्ता लेके आओ, हिम्मत है तो मैं अगले दिन रिश्ता लेके चले गया। वो तो चैलेंज कर रही थी भाई आपको, मैं अगले दिन ही लेके चले गया था ना। अच्छा। तो फिर हैरान हो गई मुझे देख के। नहीं तो आपने अपने कैसे पेरेंट्स को बात क्या किया? कहा? मैं थोड़ा सा ब्लैकमेल किया था। कैसे कैसे ब्लैकमेल किया? मेरे पेपर चले थे 6th क्लास के, मैं कहा था मैं पेपर नहीं दूंगा। आपने लगाई नहीं उल्टे हाथ भी? बिल्कुल भी नहीं लगाई और मुझे बहुत खुशी आई। पहले हंसी आई फिर खुशी हुई। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे बच्चे ने फुल कॉन्फिडेंट होकर मुझसे बात की है, इसलिए मुझे चाहिए कि इसका साथ देना। अच्छा, सही है। और जैसे कि रिजा अपनी बेटी है तो बचपन से ही जानती हूँ, बहुत अच्छी है। सही है। इस वजह से इसका साथ दिया। आपने कहा ये मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। सबसे पहले इसके फादर को मनाया। हाँ, उन्होंने अगले दिन रिश्ता लेने चले गए। नहीं, फादर ने क्या कहा? फादर ने कहा मेरा बेटा शाबाश। चलो ये ठीक है। ये उन्होंने किस उम्र में की थी शादी? उनकी थोड़ी उम्र बड़ी थी, इस वजह से तो वो दर्द को पहचान जल्दी सकते थे। इनकी जल्दी कर दी। गुड। अच्छा। आप लोग, अब अलीजा ने आपको बताया था कि वो आ रहे हैं अगले दिन? हाँ। नहीं, मुझे अलीजा ने बिल्कुल नहीं बताया था। मेरी सिस्टर अर्ली मॉर्निंग सुबह मेरे घर पे आ गई थी, तो हमसे इस तरह बात करने लगी ना, तो हमें तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। कैसी बातें कर रही हो, ये कैसे हो सकती है, ये तो बहुत छोटे हैं। पर जब मैंने इसकी मुस्कुराहट देखी ना, ये चुपके चुपके हंस के ना साइड पे हो गई, तो मुझे समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है।
ठीक है। अच्छा, तो आप मान गए? मैंने पहली दफ़ा तो इन्हें यही कहा था, इन्हें मैकडोनल्ड लेके चलो, कुछ चीज़ें वगैरह खिलाओ, उसके बाद मान जाएंगे कि मना कर देंगे फिर ये। हाँ। और सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि ये दोनों बहनें दरअसल आपस में, ठीक है, और मुझे लगा ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। अच्छा, प्रैंक हो। हाँ। तो मुझे जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम तो बिलीव नहीं हुआ इस बात का, लेकिन आफ्टर दैट के जब ये 2-3 घंटे गुजरे हैं तो ये एक ही बात को पकड़ के बैठे हुए थे, तो फिर उसके ऊपर सोचने पे मजबूर हो गए हम। और जब फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बातें खुलती गई, आगे आती गई, और एट द एंड मुझे सबसे अच्छी बात मोहम्मद कुर्ब की ये लगी कि इसने अपनी तरफ से कोई अफेयर नहीं चलाया, डायरेक्टली अपनी में अफेयर कहां, इस उम्र में मोबाइल नहीं चलता बंदे से। लाइक अगर वो एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं तो अफेयर भी चला सकते हैं डेफिनेटली। और आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर किसी को अवेयरनेस तो होती है इस चीज़ के बारे में। और क्या उसे कहते हैं कि दूसरी और तीसरी जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। हाँ। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। तो बस उसके बाद फिर मुझे इसकी बात ये अच्छी लगी, इसने अपनी मम्मा से जो डायरेक्टली बात की है, और ये बड़ी डेयरिंग बात होती है, और इन्होंने बात करके फिर रिश्ता लेके आए। तो बस कुछ हज़रत आयशा की भी मुझे सुन्नत याद आ गई, तो मैंने फिर हाँ। देखिए, हमारा दीन तो ये कहता है कि शादी करने में जल्दी करो, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा कानून जो है वो 18 साल की एक वो लगाता है, तो उसको आप लोग फिर फॉलो करेंगे कि डेफिनेटली उसको तो फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ बात पक्की की और एंगेजमेंट की रस्म हुई है। सही है जी, ठीक है। तो आपके जहन में ये कभी नहीं था कि मैं अपनी बहन के साथ रिश्ता करूंगा, या अपने भाई का बेटा? वो भी तो होता है ना कि औरत या माँ जो होती है वो कह रही होती है मेरी बहन का बेटा बड़ा प्यारा है, या मैं तो उसको करूंगी, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और मर्द हजरात जो है वो अपनी फैमिली के साइड की तरफ। जी बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन मेरी जो बहन की औलाद है वो तकरीबन छोटी है अभी। अच्छा। हाँ जी, वो इस काबिल नहीं है अभी। इनसे भी छोटी है? हाँ जी, इनसे भी छोटी है, तो इसलिए वो ऐसी सोच नहीं है। और दूसरी, मैंने अपने बच्चों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में यही कहा हुआ है कि अभी से उनका कोई आइडियलिज्म नहीं करना आपने, जो चीज़ वो बड़े होके खुद पसंद करेंगे उनको वही लेके देनी है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ कुर्ब और अलीज़े, अब देखो आप लोगों की उम्र जो है वो कितनी है एग्जैक्टली? 13 12 और 13 साल, ठीक है। अब 12 और 13 साल जो है जाहिर है कम उम्र ही होती है, इंसान बहुत कुछ सीख रहा होता है और दुनिया को देख रहा होता है, समझ रहा होता है। तो अब, और ये बहुत क्रिटिकल एक ज़िंदगी का फैसला होता है कि आप शादी करेंगे और पूरी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी को कामयाब करे, और हमेशा आप लोग इसी तरीके से, जैसे हंसते हंसते आप लोगों की पूरी फैमिली आई, हमेशा इसी तरीके से रहे। क्या सोचा क्या है कि यार ये शादी जो है ये होगी मेरी या मंगनी होगी, इससे मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या कुछ फ़र्क पड़ा है अभी? नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ा। पहले मुझे नहीं हुई थी तो ये डर था कि कोई और ना ऐसे आके ले जाए। हाँ। अच्छा। अब हो गया। फिल्में देखते हो? थोड़ी। कौन सी देखी है आखिरी? नहीं। अच्छा, फेवरेट कौन सी है? फेवरेट कोई भी हो जाए, पाकिस्तानी या इंग्लिश या हिंदी? सही है। अच्छा, आप बताएं, बात आपकी सच है कि हम लोग छोटी एज में ही ऐसा हो रहा है, पर जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये बात करी कि रिश्ता आ गया तुम्हारा, तो मैंने काफ़ी कहा, मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो ऐसे ही फन में बोला था कि रिश्ता लेके आओ। वैसे सीरियस नहीं थी? नहीं, मैंने चैलेंज किया था इसको एक तरह का। मुझे तो लग रहा था ये नहीं आएगा, ये तो लगता नहीं है ऐसा कि ऐसी कोई बात करेगा। सुन लो। अच्छा, फिर आगे? फिर मैंने इनको कहा, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैंने कहा वैसे आपकी जो रजामंदी है मैं उसमें शामिल हो जाऊंगी। वो कहते हैं हम तो कहते हैं कि आप कर लो। तो मैंने कहा थोड़ी बार सोचा, मैंने फिर कहा ठीक है कि सही है या नहीं। ये फिर क्या पता चला? मैंने कहा सही है। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब आप लोगों का अपनी जिंदगी में क्या करने का इरादा है? कैरियर वाइज एक होता है ना, हमारे यहाँ पे चाहिए होती है, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। मैंने तो ब्यूटिशियन बनना है क्योंकि मेरी मम्मा भी वही हैं और मेरी जो खाला सास बन गई है वो भी यही काम करती हैं। तो मैंने कहा मैं भी उनका कंधे से कंधा मिलाऊंगी उनके साथ। अच्छा, और आपका? मेरा ब्लॉगर बनना। ब्लॉगर बनने का इरादा है? अच्छा, चलो ठीक है, ये भी एक कैरियर बना हुआ है आजकल। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जी? मेरी तो यही है कि अभी स्टडी करें, हाँ, फिर कुछ अच्छा सा बिजनेस करें ताकि कभी भी जिंदगी में पीछे ना रहे। हर ख्वाहिश पूरी करना अब इसी के जिम्मे है। जैसा कि मेरा एक ही बेटा है। किसकी? अलीज़े की। अच्छा, अलीज़े की, हाँ, गुड।
गुड पॉइंट। अलीजे की ख्वाहिश पूरी कर रही है, अगर मोहब्बत की है तो फिर उसको निभाना भी तो पड़ता। आपको लगता है कि जिंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अभी तो नहीं महसूस हो रहा बिल्कुल भी, और इंशाल्लाह जैसा कि हमारी फैमिली है बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके साथ जो साहबजादे हैं आपके, ये लड़की के ब्रदर है। अच्छा, लड़की के भाई हैं। ठीक है। आपकी हो गई है कहीं बात? नहीं, अभी मेरी नहीं हुई। ये तरस रहे हैं। ये क्यों भाई इनके साथ जुल्म? अभी उसने अपना कैरियर बनाना है, कहता मुझे बहुत, मेरी लाइफ में बड़े गोल्स हैं। अच्छा। मैं उनको अचीवमेंट करना चाहता हूँ। क्या क्या गोल्स हैं? मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, बार्बर बनना चाहता हूँ। अच्छा। फिर अभी आगे 1 महीने तक इंशाल्लाह मैं दुबई भी जा रहा हूँ। अच्छा। मेरा अभी यही माइंड है कि मैंने अपना ना जब घर बना लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा, फिर घर बना के गाड़ी लेके फिर। सही बात है। तुम्हारी ये सोच बारात नहीं भी तो थी? लेके जाएगा ना। तुम्हारी ये सोच नहीं थी? उसका कहना है कि मेरे फादर ने जितना भी किया है वही हमारे लिए काफी है। हाँ। आगे थोड़ी मेहनत कर लेंगे। और क्या भाई, ठीक है, अब्बा ने कमाया है तो। अब आपको क्या लगता है भाई, थोड़ा सा आगे इनकी करेगा। जिंदगी में क्या मशवरा देंगे आप इनको? मशवरा मैं यही दूंगा कि इनको एक ही बात पे टिकना चाहिए। अब जो कदम इन्होंने उठा लिया ना, उस पे कायम रहना चाहिए। वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी माशाल्लाह टाइम है आगे। अभी 4-5 तो साल। लाइफ, हम हैं ना इनके साथ। अभी तो लाइफ बहुत ज्यादा पड़ी है, बड़े स्टेप्स आने हैं। अभी इन्होंने ग्रो करना है, पता नहीं किन किन से मिलेंगे, किन किन को देखेंगे। डेफिनेटली मे बी डिफरेंट चॉइसेस हो जाए दोनों की। हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल कोई और भी पसंद आ जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन ये तो रियल फैक्ट्स है ना। बिल्कुल, जो कोई और मिल जाए पबजी पे। डेफिनेटली। तो पबजी खेलना बंद कर दिया या अभी रिवाइव करना लगा रहे? पबजी खेलना बंद कर दिया या चल रहा है अभी? चल रहा है, बंद है? चल रहा है। अच्छा, आपका चल रहा है? सही है। अच्छा, आप बताएं, दुनिया को, जो पूरा पाकिस्तान देख रहा है आपको, पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे आप लोग बड़े वायरल हैं कि भाई ये वाकया हुआ है। एक तो लोगों का रिस्पांस क्या था, और फिर आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं इसके जरिए? लोगों का रिस्पांस कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, मगर हम सबको यही मैसेज देंगे कि अगर आपके बच्चे की कोई पसंद है तो उसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि आजकल लोग बच्चे जो बहुत जल्दी ना कुछ और सोचने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं ये नहीं मिलेगी तो पता नहीं कुछ लाइफ खत्म हो जाएगी या कुछ ऐसा भी। तो मतलब मेरा मैसेज है कि एक बार उनकी बात जरूर सुनें, अगर वो चॉइस आपको अच्छी लगती है तो उसे एक्सेप्ट करें। सही। और बच्चों की हर चॉइस बुरी नहीं होती। माँ बाप को देखना चाहिए, अगर तो अच्छा लग रहा है अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। बच्चे अगर पहली मोहब्बत को गवा बैठे तो उनका दिल काफी टूट जाता है। हम सबके टूटे हुए दिल हैं भाई इस तरह तो। हमारे ना घर में एक हमारा भाई है, उसको उसका पहला प्यार नहीं मिला, उसके बच्चे भी हो गए, मगर फिर भी कभी कभी कहता होता है कि यार अगर वो होती तो फिर अलग बात होती। उनकी बेगम उसके साथ फिर क्या सलूक करती है? फिर झड़प होती है। झड़प होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मतलब आप लोग क्या बताएंगे भाई दुनिया को? सारी दुनिया जो आपको देख रही है, ये जो आपने एक स्टेप उठाया, क्या कहेंगे इस बारे में? दुनिया को क्या सिखाएंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार बिल्कुल सच्चा है तो आप उसको अपने पहले प्यार को अपना आखिरी प्यार भी बनाएं। थोड़ी सी मतलब खज्जल खवारी तो होगी, पर करना पड़ेगा कुछ। आपको ये खज्जल खवारी? नहीं, मुझे तो ऐसे ही मिल गया। हाँ भाई, मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप प्यार करते हैं तो अपने घर में भी बताएं, वरना दूसरे की जिंदगी भी खराब ना करें। हाँ, बड़े सीरियस भाई। तुम कोई शायर वायर तो नहीं बनोगे आगे? कैसे होते हो? कुछ तुम्हारी वो वाली साइड लगती है, नजर आती है। इसीलिए तो कह रहा he wants to be a vlogger। बस हम आप दोनों से ये कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि जो रिश्ता हो उसको निभाना और तालीम को आगे बढ़ाना। जब आप ये दोनों काम करेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, और अपने रिलीजन को अपने साथ लेकर चलना। इंशाल्लाह। जो आपने बात की कि हमारे लिए अगर मिसालें मौजूद है तो हमने उस मिसालों पर अमल करना है। और शादी का फिर इरादा कब का है? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। 5 साल के बाद ये हो जाएंगे 18 साल के। हाँ जी। वो 17 की होंगी, तो 1 साल और बढ़ा लें, 18 मुल्की कानून की कोई खिलाफ वर्जी ना हो जाए। आपके कहने पे कर लेते हैं। चले भाई, डन हो गया। पॉजिटिव बात हो गई जी, वेरी गुड जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। खुश रहें, आबाद रहें। क्या होता है, दो नहाओ पूतो फलो वगैरह वगैरह जो सारी दुआएं। वो क्या है, वो एक और भी है बड़ा मशहूर, भाग लगन भी होता है ना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देखें, एक यूनिक कपल से हमने आपकी मुलाकात करवाई
और अब फैसला आपने खुद करना है कि आपको लगता है कि ये सही किया। दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं पे दोनों पार्टीज जो हैं वो दे डू मेक सेंस। लेकिन ये है कि अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप देखें। ज़ाहिर है यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि अभी ये छोटे हैं, लेकिन इन्होंने क्योंकि इस ख्वाहिश का इजहार किया तो हमने बजाय इसके कि हम खामखा अड़ जाते, हमने वो बात का मान रखा और वक्त दे दिया कि भाई 5-6 साल बाद इंशाल्लाह अब रिश्ता अज़दवाज जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे और शादी होगी इनकी। और ये भी हो सकता था कि ये इनकार ही कर देते और वाकई उसके कोई अजीब से कॉन्सिक्वेंसेस निकलते। तो दोनों सिचुएशंस को अपने हिसाब से उनका तयन करें और अपनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस देख के फैसले करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अब जरा कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। भाई तय हो गए मामलात, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। शर्मिला साहिबा, एक सादा सा सवाल एक वोटर का, पहले तो मुबारक हो कि चलें एक फार्मूला तय पा गया, हुकूमत अब आप लोग बनाने जा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि बिलावल साहब की पूरी कैंपेन में तकारीर में सुनता रहा, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद का कोई सवाल नहीं पैदा होता और उन्होंने जो है वो 16 महीने में मुल्क का बट्टा बिठा दिया है। और अब आप अचानक उस बात से बिल्कुल चेंज होकर आपने जो है वो उनके साथी हुकूमत बना ली। तो मैं बहसियत वोटर ना चाहते क्या हुए समझूं? कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही है कुछ। जी शुक्रिया अवैस एंड अस्सलाम वालेकुम शिफा। बिल्कुल। देखिए ऑप्शंस क्या थे इस वक्त आप अगर देखें कि आवाम जो बाहर निकली है ऑलमोस्ट 50%, 47.2% जो वोटर्स बाहर निकले हैं, आवाम ने किसी को भी भरपूर किस्म का मैंडेट नहीं दिया कि कोई एक जमात हुकूमत बना सके। चाहे वो आपकी PTI जो अब जमीयत इत्तेहाद में जम हो गई है, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी ने तो मैराथन कैंपेन की है ना जी, और एक वाइट पीपल्स पार्टी जिसका एजेंडा भी अवामी एजेंडा था, मंशूर भी अवामी था। और PMLN ने जो किया, PTI के जो हुआ, वॉटेवर, किसी एक को भी ऐसा मैंडेट नहीं मिला कि वो हुकूमत बना सके। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? PTI किसी से बात करने को तैयार नहीं है। PMLN ने हमें अप्रोच किया और हुकूमत साजी ने उनकी मदद करने की दावत दी। ये मामला हम CC में ले गए, इससे 2 दिन डिलिबरेशन हुए और 2 दिन डिलिबरेशन के बाद ये फैसला हुआ कि जनाब हम उनको हुकूमत साजी में तो मदद करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। वी विल नॉट बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैबिनेट जी, क्योंकि कैबिनेट अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ही हुकूमत चलाती है। तो टेक्निकली और एथिकली हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए You support their candidate, ठीक है? We are supporting the candidate. सही है। Just like they will support our candidate for presidentship. अब देखिए अगर हम ये ना करते तो क्या होता? 29 तारीख आखिरी तारीख है, हुकूमत ना बन पाती। आखिरी तारीखों के क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन की भी तो आखिरी तारीख थी 3 महीने, उसके बाद हो गए, आराम से हो गए, क्या फर्क पड़ता है? अगर 29 के बाद हो जाए, हफ्ता 10 दिन और आपकी निगरान हुकूमत तो चला रही है, काम कर रही है। तो अगर इस मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत ने ही चलाना था तो फिर इलेक्शन भी ना होते। नहीं मतलब 10-12-15 दिन से क्या फर्क पड़ता, ये मेरा मानना है। आप नहीं 10-15 दिन की बात, 10-15 दिन में क्या हो जाता? 10-15 दिन में किसी एक जमात को मैंडेट मिल जाता? नहीं होता ना। इलेक्शन तो हो गए, रिजल्ट आपके सामने, ज्यादा क्या होगा, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी किसी की। बट ये तो नहीं होगा ना कि किसी को 169 मेंबर मिल जाएंगे सिंपल मेजॉरिटी की, वो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर ले। और अगर हम ये काम ना करते तो जो सियासी बहरान चला आ रहा है काफी अच्छे से, तो मजीद पूल पकड़ लेता। आगे IMF का लोन सिक्योर करना है, मईशत को आगे लेके चलना है पाकिस्तान में। सही है, बहुत सारे मुल्क के वसीतर मफाद में ये फैसला हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा, हमें हेडलाइंस की ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद वापस आते हैं तो आपसे गुफ्तगू जरा कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रेज़ किया कि मंशूर के बुनियाद पे सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी ज़ाहिर कैंपेनिंग करती रही और वो इकट्ठी गवर्नमेंट बना रही है अपने अपने मंशूर के मुताबिक। अब बिलावल साहब जो कैंपेन करते रहे और जो मंशूर वो बताते रहे, उसमें मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें थी जो कि पिछली PDM की हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी। मिसाल के तौर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस थी वो पहले पाकिस्तान में जिसको इंसाफ कार्ड कह लें या जो भी है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस थी, फिर PDM की गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो ख़त्म कर ली। फिर बिलावल साहब के मंशूर में ये कहा गया कि हम आप लोगों को फ्री सेहत की सहूलियात मैसर करेंगे। अब वो फ्री सेहत की सहूलियात चाहे कार्ड की सूरत में हो, चाहे कोई और प्रोग्राम आप ले आएँ, कॉन्सेप्ट तो वही है जो पिछली हुकूमत ने ख़त्म किया जिसके साथ आप लोग बैठे थे। तो इस हुकूमत के साथ ये कुछ और कर रहे होंगे, मंशूर आपका कुछ और होगा, ये कैसे डिलीवर कराएंगे आप लोग अपनी बातों पर? देखिए शिफा, ये बहुत अहम सवाल है आपका, और यही वजह थी कि हमने 2 दिन CC के अंदर डिलिब्रेशन करी कि हमने करना क्या, किस तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। और जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी है जिनकी इतनी नशिस्तें हुई हैं, उसके बाद ये फैसला हुआ है ऑन द लार्जर थिंग। लेकिन इसके साथ साथ ये मुज़ाकराती कमेटी आइंदा भी बैठी रहेंगी। और जो पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो उसके 10 अहम निकात थे, उसमें हमारी पूरी भरपूर कोशिश ये होगी कि हम PMLN के साथ बैठ के उस अवामी एजेंडे और अवामी मौशी मंशूर के हवाले से जितना हो सके हम उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। क्योंकि सिंध के अंदर जिस तरह गंबद इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर हमें हुकूमत मिलती, हमें मैंडेट मिलता, तो हम ये बाकी सूबों में भी बनाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने सिंध के अंदर हम सोलर एनर्जी की तरफ चले गए, ग्रीन पार्क बनाए हैं जी, 300 यूनिट फ्री बिजली के उन घरानों को देते हैं। तकरीबन कोई 2 करोड़ 60 लाख लगभग सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वी वांटेड टू केटर टू देम। अब ये हम बैठेंगे केस टू केस बेसिस पे और हुकूमत के साथ काम करेंगे, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों पे अमलदारी हो। देखिए अब इशू क्या है, इशू ये है, देखिए PML की भी रेपुटेशन इज एट स्टेक। अब उनको हुकूमत मिली है और अगर 5 साल के लिए मिली है, दे हैव टू डिलीवर। देयर इज नो वे कि वो डिलीवर ना करें। मतलब आई एम श्योर को पूरी अपनी कोशिश करेंगे। PDM की जो हुकूमत थी 16 माह की, उसमें सिवाय पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के और कोई महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में कमी नहीं ला सके। तो इस वक्त उनकी भी रेपुटेशन एट स्टेक और हमने भी भरपूर तरीके से कोशिश करनी है कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है तो हम उस प्राइम मिनिस्टर से वो अवामी माशी मंशूर के ऊपर अमल दरामद कराएं। इसके TOR क्या होंगे? मतलब ये कि आप लोग वजारतों में नहीं होंगे, काम वो लोग कर रहे होंगे, आप सपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब कैसे ये मैकेनिज्म चलेगा, ये मैं समझने से कासिर हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि व्हाई इज मिनिस्ट्री सो इम्पोर्टेंट। वजारतें लेना, काबीना में बैठना इज नॉट इम्पोर्टेंट। 10 वजारतें ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम पार्लियामान में इसलिए बैठने जा रहे हैं ताकि हम लोगों के मसाइल का हल करें। हम पार्लियामान में बैठे हैं, हम हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हो, एक कैबिनेट हो, मुल्क का निजाम आगे चले ताकि इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम आए, कोई मौसी बदहाली से हम बाहर निकलें। हमारा ये मकसद मतलब है। वजारत के लिए ना हर किसी को लगता है कि वजीर की एक अथॉरिटी होती है, जाहिर है वजारत का एक मकसद होता है, वरना तो मुल्क में वजारतें ना हो ना। फिर बिल्कुल बिल्कुल होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिसको हुकूमत मिली है वो चलाए और वो भरपूर तरीके से चलाए। देखिए ना, हम बैठेंगे, वो बैठेंगे, हमारा अलग मंशूर है, उनका अलग मंशूर है, फ्रिक्शन होगा, फलना होगा, माजी में भी हुआ, बड़े हमें एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। ठीक है, और यही वजह है कि इस दफा हम नहीं बैठना चाह रहे थे। वी वांट टू गिव देम अ चांस। ठीक है, आप चलाएंगे, आपको हमसे थोड़ा ज्यादा मैंडेट मिल गया है, आप चलाएं, चला के देखें और अल्लाह करे हम पाकिस्तान। अच्छा, मैं सिनेरियो सोचता हूँ। देखें, PTI की गवर्नमेंट थी, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने की अपने दौरे हुकूमत में। 3.5 साल बाद आप लोगों ने फैसला किया ये लोग सही काम नहीं कर रहे, इनको हटाओ भाई। और लॉजिकल बात है, अगर कोई सही काम नहीं कर रहा, कानूनी आईनी तौर पे आपने हटा दिया। इस गवर्नमेंट को आप लोग कब तक जज करेंगे? देखिए, या ये कोई तय हुआ है कि नहीं आपको 5 साल देंगे हम? देखिए, ख्वाहिश हम सबकी होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत इलेक्ट होती है वो अपने मैंडेटेड और जो आईनी 5 साल है वो पूरे करें। सही है। हम तो अभी हुकूमत बनी नहीं है, लोग कह रहे हैं 6 महीने 18 महीने, इससे मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। इससे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता, ना लोकल ना फॉरेन।
क्या आता है नुकसान पाकिस्तानी अवाम का होता है, नौकरियां नहीं मिलती हैं, रोजगार नहीं मिलता, डाउन साइजिंग होती है, नौकरियां निकल जाती है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इससे ये होता है वी वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और हम तो हर किसी को दावत दे रहे हैं, बस शमूल पीटीआई को। और अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट उन्होंने इस दफा ये फैसला तो किया कि वो पार्लियामान में बैठेंगे। अब वो खुदा पार्लियामान चलने देंगे, क्योंकि मैं उनके साथ असेंबली में बैठ चुकी हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करते, सिर्फ शोर करते हैं। ये तो अब यू गाइस हैव टू ब्रेस योरसेल्व्स। वो तो अभी तो वो बिफरे हुए दुखी शेर हैं शर्मिला साहिबा, अभी तो उनसे आप नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट करें। देखिए उनको भी अगर मैंडेट मिला है तो उनको बैठ के वहाँ पर अवामी मसाइल की जानिब काम करना चाहिए। सही, नॉट कि आप अगर हुकूमत कोई अच्छा काम भी कर रही है या कोई फलाह का काम कर रही है तो उसके अंदर भी आप जो है वो इम्पेडिमेंट्स पैदा करें। सही, बिल्कुल सही है। एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मकसद और मतलब क्या है? खिदमत करना। मकसद यही है कि पाकिस्तान जो है उसकी बेहतरी हो। निकला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस किए हुए हैं। उमर अयूब साहब उनके वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, इमरान खान के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं और पार्टी का इस पर इत्तेफाक है। अब हुकूमत साजी के लिए उनको जो सीटें या नंबर्स चाहिए थे वो फिल वक्त तक उनके पास नहीं है। दावा उनकी तरफ से ये है कि हम ये नंबर्स गेन कर लेंगे और हम हुकूमत बना लेंगे, लेकिन कल रात जो आपने सिनेरियो देखा उससे अब तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा मौजूद हैं और इनका अपना हल्का और जो जीत है या जो भी इनके इलेक्टोरल मामलात हैं वो भी इस वक्त कुछ ज़रा दरमियान का शिकार हैं। उस पर भी ज़रा इनसे अपडेट लेंगे कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम मेहरबानो। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मेहरबानो। सबसे पहले तो आपके हल्के से ही आगाज़ कर लेते हैं। अब आपकी जीत या हार का या जो भी नोटिफिकेशन रिकाउंटिंग वो वाला सारा मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है? जी देखिए, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी अपील लेकर गई थी। मैं 14 तारीख को मेरी अपील दायर भी हुई थी, मगर अभी तक इट हैज़ नॉट बिन नोटिफाइड। उसको टेक अप नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते के ख़त्म होने से पहले वो नोटिफाई हो जाएगी और उस पर सुनवाई होगी, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। सो दैट्स वेयर थिंग्स स्टैंड। हमारी अपील जो है बहरहाल वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। मेरी अपील में ये सब दायर है कि किस तरह लॉ जो है वो वायलेट किया गया, किस तरह फॉर्म 47 का बनना मेरी गैर मौजूदगी में या मेरे एजेंट की गैर मौजूदगी में एक वायलेशन ऑफ द लॉ है, किस तरह फॉर्म 45 और 47 के बीच में तजाद होना एक ताजुब की बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो फॉर्म 47 है वो एक मैलिफाइड इंटेंट के तौर पे बना है। हमें आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही है, आई थिंक सिग्नल का कुछ मसला है। अब ये मामला एक तरफ चल रहा है कि जिसके अंदर तमाम दरखास्तें पहुंच गई हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुतालबा ये भी कर दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दें। तो अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बनने का अमल शुरू हो गया है। और अब इस हुकूमत बनने के अमल पर आगे क्या होगा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MLN ये दोनों तो हाथ मिला चुके हैं और इन दोनों के हाथ मिलाने का मकसद और मतलब तो यही है कि बिल्कुल एक हद तक बन गई अब इनकी। एक हद तक पिछले कुछ दिनों में जब हमारी बातचीत होती थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो वो किसी हद तक वो ठीक है, बयानबाजी या बयान देने की हद तक बिल्कुल ठीक है कि हम इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे वजारत उज़्मा का और हम अपना कैंडिडेट पिच कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए उस तरह से तैयार थे कि उनको ये बात का इल्म था या शायद इदराक था कि हुकूमत जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी साथ बैठकर बना लेंगे और इनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो इनके बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हम तैयार हैं अपोजिशन में बैठने के लिए। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब का भी स्टेटमेंट था कि अगर मुझे वो उस तरह की मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो मैं हुकूमत लूंगा नहीं अगली दफा और मैं अपोजिशन में बैठूंगा। बिल्कुल। तो ये भी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि अब PTI इस सारे अमल पर करेगी क्या। आई थिंक सिग्नल जो है वो मेहरबानो साहिबा का जो है वो गड़बड़ कर गया है कुछ, तो अगर करते हैं कोशिश फोन पर उनको देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा। अच्छा, वक्फा लेना या नहीं लेना बता दे भाई, ताकि हमें जो है अच्छा कॉल आ रही है, ठीक है भाई। देखिए सिग्नल तो है और सिग्नल का मसला 3 दिन तक ट्विटर का सिग्नल बंद रहा। 3 दिन तक ट्विटर जो है वो बंद रहे। अच्छा, एक तरफ ट्विटर बंद था, एक तरफ इनकी दिल की धड़कनें बंद थी। ट्विटर तो जाहिर है इनका जो है वो प्लेग्राउंड है। अब तो खैर बस अब तो वो लेकिन गुजर ही गए जहाँ पर
टेंशन नहीं थी। क्या होगा? नहीं, उससे एक्चुअली अगर मैं ट्वीट नहीं भी कर रही तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। वो जो ट्विटर की अब यूजेज है ना न्यूज मार्केट में, वो बहुत हाई हो गई है। बहुत सारे बयानात आपको ट्विटर पर ट्वीट्स की सूरत में मिलते हैं जिनकी खबरें और आर्टिकल्स बनते हैं और आप तक वो पहुंच जाती हैं। तो ये वाला सारा सिलसिला है। खैर बहरहाल हम जाते हैं वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मिलते हैं। देखते हैं क्या होता है वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और कोशिश करते हैं कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें। सियासत का मौजू चल रहा था, आपका क्या मानना है जो हुकूमत बन रही है, बनने वाली है आने वाले दिनों में, पीपल्स पार्टी और पीडीएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, पीडीएम की गवर्नमेंट हो गई, पीडीएम माइनस मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम 2.0 यानी कि माइनस मौलाना फजलुर रहमान, बेचारे उनके साथ जो है वो उनको भी शामिल करना चाहिए, मेरी तो पूरी ख्वाहिश है। एजाजी तौर पर वो ऑनररी होता है ना, ऑनररी पोजीशन। लेकिन खैर बहरहाल हमारे साथ मेहरबानो कुरैशी साहब मौजूद हैं दोबारा। जी मेहरबानो, आपकी आवाज कट गई थी थोड़ी सी, आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रही थी। हाँ, आई रियलाइज कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं सिर्फ यही बता रही थी कि इलेक्शन कमीशन में अपील दायर हो चुकी है, मगर उनसे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि जल्द इस हफ्ते में ही दे विल टेक इट अप। अच्छा महर, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये सिलसिला चलता रहेगा कि आप लोगों की तरफ से अपीलें जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन काम करे या ना करे वो टाइम विल टेल, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उन्होंने अपने हाथ मिला लिए हैं, हाथ एक दूसरे के पकड़ लिए हैं और हुकूमत बनाने का सारा प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आप लोग हुकूमत तो बन जाएगी और इलेक्शन कमीशन के जवाबात आने का इंतजार करने में तो टाइम लगेगा, तो मीनवाइल आप लोग क्या करेंगे? देखिए प्रोसेस यही है ना, वी हैव टू वेट। जब तक हमें हमारी सीटों पर इंसाफ नहीं मिलता तो वील हैव टू वेट। इस वक्त मुल्क में कहा जा रहा है कि एक स्प्लिट मैंडेट है, हालांकि अवाम स्प्लिट मैंडेट बिल्कुल भी नहीं दिया। अवाम ने एक वाज़े मैंडेट एक जमात को दिया है जिसकी सीटों पर डाका डाला गया है। बेसिकली अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है और अब पीडीएम पार्ट 2 दोबारा अवाम पर मुसल्लत की जा रही है। और ये वही पीडीएम है कि जो इतनी अनपॉपुलर थी कि इनकी कारकर्दगी पे तो इन्होंने कैंपेन ही नहीं की। ये वही पीडीएम है कि जिसकी कारकर्दगी से बिलावल भुट्टो साहब ने अपने आप को दूर किया पूरे कैंपेन के दौरान, और इसीलिए आज भी इतनी मुश्किलात के बाद उनकी हुकूमत बनी है। दिल में तो पीटीआई बड़ी खुश होगी कि चलो अच्छा है, इतनी खराब कारकर्दगी के बाद दोबारा आके साथ बैठ गए, अब अगले 5 साल में और ज्यादा मैंडेट मिल जाएगा पीटीआई को। अंदर से तो आप लोग खुशी बना रहे हो। हमें देखिए खुशी नहीं होती, मगर हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अब जो बयानिया बनाया था जिससे शायद उनको कुछ वोट पड़ गया, वो बयानिया अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी आपने उनके साथ इल्हाक किया, फिर आपने कैंपेन में गए, उनके खिलाफ बात गुफ्तगू की, आज फिर आप उनके साथ हैं। और देखिए ये जमहूरियत के लिए नहीं है, ठीक है, ये मुल्क को आगे लेके जाने के लिए नहीं है। अगर हम जमहूरियत के लिए इकदाम लें या अगर हम मुल्क को वाकई आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए, और जमहूरियत मजबूत तब होगी जब हम अपनी जमहूरियत में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। और आज जो भी जमात अगर सिंसियर है और संजीदा है और वो ये करना चाहती है तो फिर उनको हमारी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए है, और उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यही इस्तदा करनी चाहिए है कि आप फॉर्म 45 की बिना पर रिजल्ट जारी कीजिए और अवाम का मैंडेट जो है वो आपके सामने वाजे हो जाएगा। ये एक स्प्लिट मैंडेट नहीं है, ये एक जमात को उन्होंने चुना है। मगर बहरहाल अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगता है कि वो अवाम का मैंडेट चोरी करके उन पे मुसल्लत होकर हुक्मरानी कर सकती है तो ये शायद उनकी भूल होगी, क्योंकि जिस किस्म के कठिन फैसले इस हुकूमत को करने हैं ये एक अनपॉपुलर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये वो हुकूमत कर सकती है जो अवाम को एतमाद में लेके आई हो और एतमाद में लेकर चले। अच्छा मेहरबान माइनॉरिटी गवर्नमेंट आपको, हाँ मैं सुन रही थी दरमियान में, मैंने 1 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब याद आ गए
और आपका बोलने का लहजा अंदाज बिल्कुल उनके कठिन है। yes. ये आवाम के लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए नहीं। वो जो आपका एक तसलसल बिल्कुल वो याद आ गया। हाउ इज ही डूइंग, और उनके बाहर आने की या जमानत की अभी क्या अपडेट है, उनके केसेस क्या चल रहे हैं? जी माशाल्लाह वो ठीक है। मंडे को मुलाकात हुई थी मेरी वालदा की उनसे, मेरे उससे पिछले मंडे हुई थी, तो उम्मीद है इस हफ्ते मैं उनसे मिल पाऊंगी दोबारा। हमने इलेक्शन अपील दायर की है, इलेक्शन अपील कह रही हूँ, सॉरी, सिर्फ ECP है दिमाग पे। हमने साइफर केस में अपील दायर की है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो देखिए कि वो कब टेक अप होती है, उसकी अभी तारीख नहीं लगी है। खान साहब की भी अपील दायर हुई थी, तो दोनों अपील में जाएंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा भी है, यकीन भी है कि जिस तरह, जिस उजलत में और जिस भौंडे तरीके से साइफर केस चलाया गया और उसको रैप अप किया गया, तो हाई कोर्ट ना सिर्फ उस पूरे केस को रद्द करेगी मगर उनको बरी करेगी, दोनों, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को। सही। अच्छा, मैं उस चीज़ पर दोबारा आना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक तरीके से PDM 2.0 माइनस मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत बना लेंगे अब। डोंट यू थिंक इट इज़ अ वाइज डिसीजन फॉर PTI कि वो ऑपोजिशन में बैठे और जो भी जैसी भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट हुकूमत बना रही हैं ये पार्टियां, उनको बनाकर काम करने दें ताकि खुद पता लग जाए और अवाम दोबारा से ये देख ले कि वो क्या कारकर्दगी लेकर आते हैं? एब्सोल्युटली ओवैस, एब्सोल्युटली। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही ये वाजे कर दिया था कि अगर हमें हमारी जो जीती हुई नशिस्तें नहीं मिलती तो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तब शायद लोगों को ये पसंद नहीं आया, वो चाह रहे थे सब हुकूमत में आए तहरीक इंसाफ पे, हम ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं शर्मिला को सुन रही थी एंड वो कह रही थी कि हम किसी को काम नहीं करने देते या शोर मचाते हैं। देखिए, बात इतनी सी है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैंडेट लेकर आई और हमने हुकूमत बनाई, तो मेरे ख्याल में पहला दिन था पार्लियामान का जब खान साहब आए ओथ लेने और उन्होंने पहली स्पीच करने की कोशिश की तो शोर इन्होंने मचाया, इन्होंने कुछ चलने नहीं दिया। अगर इनकी इंटेंशंस होती सिर्फ चीजों को आगे लेके जाने की, तो जब फैटिफ के दौरान लेजिस्लेशन की बहुत जरूरत थी तो तब ये हमें ब्लैकमेल ना करते, तब ये वॉकआउट ना करते। तो ये बयानिया बनाना बड़ा आसान है मगर हकायक जरा मुख्तलिफ है। इन्होंने पाकिस्तान की खातिर सियासत नहीं की, ना ही तब पार्लियामान में किरदार अदा किया। इन्होंने तब NRO के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए शोर भी मचाया और एक पार्लियामान को एक तरह से मफलूज किया। हम इस तरह तब बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात दरपेश है, बड़े मुश्किल और कठिन फैसले होने हैं। हमें I don't have any confidence in PMLN's financial team. देखते हैं कि इसहाक डार साहब भी उसको लीड करेंगे, क्योंकि अगर आप IMF रिपोर्ट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि एक डिफॉल्ट जो है वो इनएविटेबल है। वो ये भी कह रहे हैं कि इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो आपका रुपया डॉलर है वो 331 पे जाएगा। तो ये चीजें तो इसहाक डार साहब को नहीं पसंद, वो आर्टिफिशियली उसको मेंटेन करना पसंद करते हैं। मगर अगर आप ये भी देखें, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो 8 बिलियन के नीचे हैं, मुश्किलों से 2 महीने का इंपोर्ट कवर है फॉर एसेंशियल्स टू पाकिस्तान। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। आई डोंट नो वो किस तरह मैनेज करेंगे, मगर हम जरूर अपना किरदार अदा करेंगे। उनकी अगर कोई गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको बेहतर तजवीज देकर असेंबली में, ऑपोजिशन का तो यही किरदार होता है। बिल्कुल, और ये पॉजिटिव है कि आप लोग असेंबली में होंगे, ये पॉजिटिव चीज है इस पूरे सिनेरियो में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी और मामला यही है कि ऑपोजिशन होकर अपना किरदार अदा करने का इंदिया दिया है इन्होंने। वफ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में खुशामदीद। दो बड़ी ज़बरदस्त ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये वो ख़वातीन हैं कि जो अपने शोबे में छा चुकी हैं। प्रोफेशनल टेनिस सर्किट में खेलने वाली पाकिस्तान की वाहिद टेनिस स्टार उशना सोहेल 16 साल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जानिब से इन्हें कमिटमेंट अवार्ड भी मिला है। पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी जिन्हें ये अवार्ड मिला और इनसे इनके करियर के हवाले से बात करेंगे। एक तो हो गई उशना सोहेल
टेनिस की खिलाड़ी, लेकिन उनके साथ दूसरी एक और खातून है कि जिन्होंने अपने मुक्कों से घूंसों से घूंसों से, हाँ घूंसा सही लफ्ज होता है, मुक्का या घूंसा ये पूछ लेंगे इनसे कि इन्होंने अपने घूंसों में ऐसी क्या ताकत ये लेकर आई हैं कि सारी दुनिया जो है वो घूम चुकी है। और बॉक्सिंग में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। 2023 में एशियन गेम्स में चीन में जो हुए थे उसमें पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की। 5 बार कौमी बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं। फातिमा ज़ोहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा और रोशना, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हमारा आज का शो जो है ना उसमें ये सेगमेंट है पावर सेगमेंट, क्योंकि आप दोनों हैं तो पावर है भाई, सिंपल। बिल्कुल। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं फातिमा। घूंसा या मुक्का? कुछ भी कह लें आप। कोई पढ़ता है तो एक ही जैसा असर होता है। मैं तो मुक्का ही मारती हूँ। मुक्का मारती हैं, ठीक है ठीक है। ज्यादा जोर से भी वही लगता है। जी बिल्कुल। चले जी, अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाएं। सरगोदा से आपका ताल्लुक, शुरुआत कैसे? यहाँ पर वैसे ही लड़कियां स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आती, आप आई और बॉक्सिंग में आ गए, और ये बड़ा अनकन्वेंशनल सा ये खेल कैसे है। हुआ? पहले मैंने स्टार्ट में बॉक्सिंग बस ज़्यादा ये नहीं था कि करियर बनाना है, तो बस स्टार्ट किया मैंने। जब घर से निकली देखा बाहर, मुझे इतना खास नहीं पता था स्पोर्ट्स का। तो बॉक्सिंग की तरफ रग़बत कैसे हुई, क्यों बॉक्सिंग? हमारे मोहल्ले में ही थे हम सारी लड़कियां ना इकट्ठी, हमारी जो पंजाब टीम है ना फर्स्ट, वो वहीं से निकली है। एक मोहल्ले से हैं हम लोग, तो एक ही मोहल्ले की क्या उनकी कोच भी हमारे वहीं पर ही रहते हैं। नॉर्मल मोहल्ले की लड़कियां गुड़ियाओं से खेल रही होती हैं, ये एक दूसरे को मार रही होती हैं? नॉर्मल थे हम लोग बस। अच्छा। एक मोहल्ले में साथ ही फ्रेंडशिप वगैरह थी। हाँ। तो जब टीम बनी तो उन्होंने बोला कि चलो यार दोस्त हैं आपस में, हम सब मिल के ज्वाइन करते हैं। सही। तो हम लोगों ने फिर ज्वाइन की। वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, इतना ख़ास नहीं पता था मुझे। तो जब मैंने देखा बॉक्सिंग तो लड़के सब कहते थे घर, बाबा ने मेरे से आके सबसे पहले ये सवाल किया कि अब तुम बताओ तुम कर सकती हो या नहीं कर सकती। हाँ। तो मैंने बोला नहीं मैं अब करूँगी, मैंने ना आगे जाना है बॉक्सिंग में। ठीक है। तो ऐसे ही स्टार्ट किया। पहले पंजाब लेवल पे मैंने पंजाब टीम में अपनी जगह बनाई। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही ऊपर ऊपर जाते हैं मुकाबला भी टफ होता है। तो दरमियान में ऐसा हुआ कि ना हमारे थोड़ा मामा बाबा जो हैं मेरे, वो डिसहार्ड हो गए थे लोगों की बातों की वजह से। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मेरी गेम को कहा कि यार अब बस करो। फिर मैंने 1 साल 6 महीना ना कोई स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं किया। तो उस दौरान क्या करती थी, पढ़ती थी? जी स्टडी करती थी। तब मैट्रिक था मेरा, 9th 10th थी मेरी तब, वो चल रही थी। तो उसके बाद आ रहा था DHA में एक नेशनल आ रही थी हमारी ना, तो जो मेरे कोच साहिब सर राहिल, उनको टेंशन थी, उनको पता था कि ये अच्छी प्लेयर है। तो वो घर आए, मामा पापा से बात की कि कहा कि बस एक इवेंट के लिए छोड़ दो इसको। तो एक इवेंट के लिए मैं गई, मैंने बस 1 हफ्ता ट्रेनिंग की। तो DHA में जाके मैंने वो नेशनल खेली। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि मैं फ़ाइट कर रही थी ना, उसमें फ़ाइट के अंदर मेरा जो पाँव है ना वो ट्विस्ट हो गया था। तो सेकंड फ़ाइट भी मेरी टफ़ भी थी। तो फिर मेरे बाबा लाहौर आ गए मुझे सपोर्ट करने के लिए। इंजरी में थी मैं, तो जब मेरा फाइनल हुआ ना तो उस इंजरी के साथ मैंने खेला और गोल्ड भी हुई। ये बात क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जबरदस्त। ये स्टोरी भी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी स्टोरी भी इतनी ही मज़ेदार होगी। हाँ जी, बॉक्सिंग इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, स्पेशली पाकिस्तान से अगर हम देखें तो। मैं इनसे ये पूछ रही थी कि बिकॉज एशियन गेम्स में हम इकट्ठे थे लास्ट ईयर इन चाइना, तो वहाँ हमारी बॉक्सिंग टीम भी गई थी। तो इट्स वेरी गुड टू सी पाकिस्तानी वुमेन कमिंग इन दिस फील्ड। क्योंकि टेनिस में तो फिर भी खवातीन रही हैं। टेनिस में हाँ जी हमारा माशाल्लाह से स्कोप है, ऑब्वियसली टैलेंट काफ़ी है, बट लाइक वी सेड कि पाकिस्तान में जो फैसिलिटेशन और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उतनी नहीं होती, लेकिन टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन अब उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारी नई फेडरेशन आई है, फर्स्ट कज़न है, मतलब एंड ऑफ कोर्स लाइक आई थिंक उनसे बेहतर चॉइस एज अ प्रेसिडेंट नहीं हो सकती, बिकॉज़ आपका तो जेनेटिक्स वाला मामला है। हाँ जी, आई कम फ्रॉम अ टेनिस फैमिली और मेरा बेसिकली बैकग्राउंड फादर की साइड से टेनिस में है, और मेरी मदर ने भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया मुझे इसमें। मेरी जो अम्मी है वो एकेडमिक साइड से आती हैं, बट माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने पैशनेटली मुझे मेरी टेनिस में सपोर्ट किया, वो हमेशा मेरे मैचेस पे टिल डेट आती हैं देखने। एंड मतलब बहुत एक पेरेंट्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान How early on आपने टेनिस स्टार्ट किया था? टेनिस मैंने शुरू की थी जब मैं अबाउट 11 years 12 years की थी। तो वहाँ से मतलब
मैंने अपना पहला मैच मुझे याद है जब खेला था तो वो मैं मेरा 3.5 घंटे का हुआ था एंड लॉस सैड में बहुत रोई थी 3.5 घंटे। तो उसके बाद फिर मैंने माइंड मेकअप किया था कि यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। मेरे अंदर काफ़ी कोचेज़ ने टैलेंट और पोटेंशियल देखा था और फिर मुझे याद है मैं 15 साल की थी तो मेरी अम्मी मुझे मेरे पहले इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर टूर्नामेंट के लिए कतर लेके गई थी। अच्छा। तो वहाँ पे आई रिमेंबर दिसंबर का महीना था एंड उन दिनों में आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो भी शी पास्ड अवे। तो वो इतनी न्यूज़ वायरल हुई थी एंड इट वाज वेरी अपसेटिंग। लेकिन आई थिंक जो मेरी जर्नी रही है टेनिस की उसमें मैं अपने पेरेंट्स को बहुत क्रेडिट देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आई थिंक जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, एक तो आई थिंक अगर शायद मैं टेनिस फैमिली से ना होती तो आई डाउट आई वुड हैव बीन इनटू टेनिस, बट एट द सेम टाइम आई एम ग्रेटफुल। एक लड़की के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा। सबसे बड़ी लोगों के कमेंट्स, वो जो आपने तो वो फेस किए हैं। हाँ। जी, अब तो फर्क नहीं पड़ता, मगर स्टार्ट में ऐसा होता है कि इंसान डिसहार्ड हो जाता है। उसका फिर मुकाबला कैसे करते हैं उन कमेंट्स का? यही कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अब बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है कि मैं कहती हूँ बॉक्सिंग एक नशा है। अब मैं इसमें चली गई, अब मैं छोड़ नहीं सकती इसको। अच्छा। तो बस इससे बॉक्सिंग से प्यार है तो उसमें लगे हुए हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कमेंट करने वाले को आपने मुक्के का मजा चखाया हो? लोग फेस टू फेस नहीं ना करते, पीछे खुसर पुसर वाला सिनेरियो होता है। सामने आकर करें तो फिर पता चले। सामने आके करेंगे तो फिर बचेंगे नहीं। ये बताएं सॉरी फातिमा, कि आपको इस चीज से डर नहीं लगा कि भाई मुक्का शुक्का मुझे भी पड़ सकता है, मेरी नाक शाक कहीं टेढ़ी वेढ़ी हो जाए? मतलब ये सिर्फ लड़की के हवाले से मैं बात नहीं कर रही, मर्द हजरात भी इतना तो कॉन्शियस होता ही है अपने लुक्स के हवाले से कि भाई नाक टेढ़ी हो गई तो इसका क्या होगा। जी ऐसी है, डर तो लगता है, मगर मैं एक देसी फैमिली से हूँ तो हम लोगों को ये शुरू से फेस किया। तो मुक्का मैं कहती हूँ मुझे लड़कों के भी बहुत मुक्के पड़े हैं, मेरे पे असर ही नहीं, लेकिन असर नहीं है। ठीक है, ओके, जबरदस्त। इसमें टेनिस में तो खैर इंजरी का सच वो मसला तो नहीं है कि मुंह पे मुक्का पड़ जाए, लेकिन टेनिस में भी फिटनेस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और अगर जरा सी भी कोई आपकी एंकल इंजरी हो गई या बैक इंजरी हो गई या मसल्स हो गए, टेनिस में भी एग्रेशन है। इट्स सिमिलर टू बॉक्सिंग इन अ लॉट ऑफ वेज, लेकिन उसका जो एक टेनिस को कहते हैं इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। यस। तो उसमें ये है कि ऑफ कोर्स जो हमारी कोर्ट पे एग्रेशन होती है, जो फिटनेस होती है, वो भी बहुत इंटेंस किस्म की होती है। यू कांट प्ले टेनिस विदाउट बीइंग फिट। आपको फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है। तो नेचुरली जो मेंटालिटी है टेनिस की, आई वुड से उसका बॉक्सिंग से एक कॉमन लिंक है, क्योंकि उसमें भी जो मेंटल टफनेस चाहिए होती है वो बहुत ज़रूरी है। टेनिस इज 80% 70% ऑफ अ मेंटल गेम। अगर एक बिगिनर आ रहा है और वो ये फैसला करता है या करती है कि मैंने टेनिस सीखना है, वैसे ही अपने शौक के लिए खेलना है, फिट रहने के लिए खेलना है, एज एन एक्सरसाइज, नॉट फॉर द मुकाबले, तो वो किस तरह से आगाज करे? कोई कोचिंग हायर करे या खुद पहले शुरू हो जाए कोर्ट जाके, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोच की तरफ जाए, और कितने घंटे कम से कम वो करे स्टार्ट में? देखिए, आई थिंक ये जो पैशन और इंटरेस्ट होता है ये अंदर से आता है। ये किसी इस चीज़ पे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। और जैसे उन्होंने बॉक्सिंग की भी बात की कि इनको बहुत इंटरेस्ट और शौक है, तो टेनिस में भी आई वुड से कि ऑल्दो मैं टेनिस फैमिली से आती हूँ, लेकिन मेरी मदर हमेशा कहती हैं, ऑल्दो शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन वो कहती हैं कि अगर तुम्हारा टेनिस में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कभी मुझे पढ़ाई में उस तरह से फोर्स नहीं किया। तो आपका जब एक पैशन और इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है एंड अगर आप डिस्कवर कर ले तो उसको अर्ली ऑन एट एन एज, तो आई थिंक उसमें फिर आपके लिए मूव ऑन करना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। लेकिन ज़ाहिर स्ट्रगल्स कभी कम नहीं होते हैं, यू हैव टू स्ट्राइव, आपने मेहनत करनी होती है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो ग्रास रूट लेवल्स हैं वहाँ से जो टैलेंट को अगर पिक करके ग्रूम किया जाए, और जो माशाल्लाह से मतलब ऑलरेडी नई फेडरेशन कर रही है, वो जो अपकमिंग टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं, मतलब जैसे एज टेनिस प्रोग्राम, NTCA, कुछ प्रोग्राम्स हमारी फेडरेशन दे आर होल्डिंग टू बेसिकली इनकरेज यंगस्टर्स टू कम इन द स्पोर्ट, और उनको बाहर भी खेलने के मौके मिल रहे हैं। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह जो कमिंग मंथ्स बॉक्सिंग के हैं कोई इस तरह के प्रोग्राम्स के जिसमें लड़कियों को या बच्चों को, छोटों को इनकरेज किया जाता हो कि वो आएँ, या बस जिसका अपना शौक हुआ या थोड़ा सा चलो फैमिली ने ज़रा कह दिया तो वो फिर आ जाते हैं? नहीं, हमारे क्लब में तो यही है कि अब लड़कियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले सरगोदा है, आपको पता है जैसा इलाका है वो गांव टाइप है, तो वहाँ पे तो इस चीज़ के लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं कि स्पोर्ट्स, ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए।
तो लेकिन जब आप नेशनल चैंपियन बनी और इंटरनेशनल गई तो फिर सरगोदा वालों ने कैसा सलूक किया आपके साथ? फिर सरगोदा वालों ने आंखों पे बिठाया। और स्टार्ट से जो था ना, हमारे फर्स्ट टाइम क्लब में हम 2-3 लड़कियां होती थी, उसमें से एक मेरी बहन है। अच्छा। और 2 लड़कियां और थी, और कोई भी नहीं, पूरा क्लब खाली, बॉक्सिंग का नामो निशान नहीं था। मगर अभी जाके आप देखेंगे हमारे क्लब में लड़कियों से भरा हुआ। कितनी फाइट्स की आपने टोटल? मैंने फाइट्स बहुत ज्यादा की हैं। कोई काउंट नहीं रखा है? मैंने प्रोफेशनल भी खेला है और इसके अलावा नॉकआउट कितने किए? जी, नॉकआउट कितने किए? नॉकआउट अभी जो नेशनल गेम्स हुई थी ना, तो उसमें मैंने स्टार्ट में 3 फाइट नॉकआउट की। अच्छा, क्या बात है। बस ये बताएं, स्कार्फ आप पहनती हैं जी, इस स्कार्फ के साथ फाइट करना कितना मुश्किल है आसान है? स्कार्फ जब फाइट होती है ना तो हम हिजाब कैप पहनते हैं नीचे, लेकिन उससे फाइट कोई मसले मसाइल नहीं कोई मसला हो जाता है। ये देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिजाब कैप। चाहे आप हिजाब पहने हुए हो, बहुत सारी लड़कियां समझ रही होती हैं, उनके फैमिली वाले समझ रहे होते हैं कि ये तो देखो हिजाब में तो बड़ी रुकावटें हैं, ये वो, कोई रुकावट नहीं है। हिजाब आपको मजीद एम्पावर कर देता है, आपने पहना हुआ है। बिल्कुल, अगर आप पहनने की चॉइस रखते हैं और आप पहनना चाहते हैं और खेलना भी चाहते हैं तो हिजाब कैप इज एन ऑप्शन। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, टेनिस जो है उसके अंदर आपके को मुकाबलों का कोई काउंट रखा है आपने? सॉरी, मेरे मुकाबलों का कोई काउंट रखा है आपने? कितने खेले? मैंने I've represented Pakistan in about 32 countries internationally, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 17 साल हो गए हैं टेनिस को सर्व करते हुए पाकिस्तान में, माशाल्लाह। और मैं 40 टाइम्स नेशनल चैंपियन हूँ। ये तो रिकॉर्ड है, मतलब ये तो रिकॉर्ड है। बिल्कुल, टेनिस को काइंड ऑफ यू कैन से I've given my life to the sport, तो माशाल्लाह से व्हेन आई लुक बैक तो आई एम ग्रेटफुल। तो ये क्या वजह है कि इतने अरसे तक आपकी हुक्मरानी कायम रहती है एज अ नेशनल चैंपियन? क्या चीज होती है? कोई आपको हरा नहीं सकता? यंगस्टर्स में आपको लगता है कि नहीं ये तो हल्के हैं, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक आई से टैलेंट है पाकिस्तान में। आई थिंक इट्स अबाउट डेडिकेशन। जब आपको पैशन होता है किसी चीज़ का तो उसमें आप जितनी देर, बिकॉज स्पोर्ट्स में हमारा एक पीक पीरियड जो है वो लिमिटेड होता है, तो उसमें ज़ाहिर है एज ए प्लेयर जो पैशनेट होता है अपने स्पोर्ट के बारे में, उसकी कोशिश होती है जितनी देर वो उस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर सके। तो उसमें नेचुरली जैसे हमने फिटनेस की बात की थी, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे आपकी इंस्पिरेशन कौन है टेनिस की दुनिया में? मैंने जब सबसे पहला मैच अपनी ज़िंदगी का देखा था वो था आई रिमेंबर कि मेरी टेनिस मैंने ऐसे भी कुछ शुरू की थी कि मेरे फादर जो है वो टीवी पे बहुत देखते थे। तो मतलब मुझे याद है गर्मियों के दिन एग्जाम्स थे मेरे, तो मेरी अम्मी ने मुझे ब्रेक दी थी पढ़ाई से। तो आई वाज अबाउट 11 इयर्स ओल्ड। एग्जाम्स में तो वैसे ही टीवी पे कुछ भी चल रहा होगा तो अच्छा लगता है। पढ़ाई में मुझे थोड़ा सा वो कहती थी जरा फोकस करके पढ़ो, तो मैं अक्सर अपने फादर के पास जाके उनके साथ बैठ के विंबलडन के टेनिस मैचेस में देखने लगी। जून का महीना था, तो वहाँ से मैंने रॉजर फेडरर को पहली दफ़ा खेलते हुए देखा था। और उनकी जो गेम थी, द वे ही वाज मूविंग ऑन द कोर्ट, मुझे इतना एक वो देख के खूबसूरत लगा। तो मैंने अपने दादा को खूबसूरत लगा या उसका गेम खूबसूरत? रॉजर फेडरर भी और उसके गेम, अच्छा, दोनों सही है। तो द वे ही वाज प्लेइंग इतना एलिगेंट मुझे लगा। तो मेरे फादर जो है वो मेरे दादा के रैकेट से जिमखाना में क्लब टेनिस खेलते थे, तो मैं उनका रैकेट पकड़ के जून की गर्मी में, मेरी अम्मी ने ये चीज़ नोट की हफ्ता कि मैं गर्मी में 2-2 घंटे दीवार के साथ लगी रहती थी। तो वहाँ से शी डिस्कवर्ड कि मुझे पैशन है इस गेम में, एंड उन्होंने फिर कहा कि इसको मोटिवेट करना चाहिए। एंड फिर मैं क्लास में कौन आपको लगा कि ये जबरदस्त? वुमेन्स में किम क्लाइस्टर्स की गेम मैं देखती थी, वो डच प्लेयर है। तो बल्कि इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका भी अपने करियर में मिला टू गो ट्रेन एट हर एकेडमी, टू मीट हर इन पर्सन। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड प्लेयर, वो बहुत अच्छी, लाइक शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल, और शी इज अ वेरी गुड लविंग मदर एज वेल। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी लेकर। आपकी इंस्पिरेशन कौन? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली तो सबकी इंस्पिरेशन, सब जानते हैं उनको। बिल्कुल, उनको सारी दुनिया जानती है। उनके अलावा वुमेन में जो है लैला अली, जो उनकी फैमिली, बिल्कुल उनकी फैमिली तो बॉक्सिंग में बहुत उनके लेवल का अभी तक नहीं आया। कोई नहीं। आप टेनिस देखती हैं? नहीं। आप बॉक्सिंग देखती हैं? नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि टेनिस और बॉक्सिंग में मेंटालिटी की सिमिलैरिटी बहुत है। और आप दोनों क्रिकेट देखते हैं? जी, मैं पाकिस्तान खेलते हैं तब देखती हूँ, अदरवाइज इतना शौक से नहीं देखती। सही है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम की इज्जत, रिस्पेक्ट, शान बढ़ गई, क्योंकि जाहिर है जब नंबर 1 लोग आते हैं ना तो हमें भी लगता है कि भाई हमने आज जो है ना वो कुछ अच्छा काम किया है, अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मुलाकात की है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे आप इसी तरह मजीद मार के मारे। और आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।